सत्ता में आज, लेकिन सबसे पहले बात ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध वाले शोलों की। दोनों देशों के बीच जिनेवा में हुई बातचीत से किसी समझौते की उम्मीद थी, लेकिन फिलहाल जो संकेत आ रहे हैं उससे साफ हो रहा है कि अब बातचीत का दौर करीब करीब खत्म हो चुका है और बम बारूद बरसाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। जिस तरह की तैयारी हो रही है वो सीधे सीधे ईरान की तबाही का संकेत दे रही है। ये तबाही किसी भी वक्त शुरू हो सकती है, क्योंकि जिनेवा में समझौते के लिए ट्रंप ने जो शर्तें रखी वो ईरान को किसी भी हाल में मंजूर नहीं है। अभी तक खुलकर तो ये नहीं कहा गया है कि वार्ता फेल हो चुकी है, लेकिन इजरायली मीडिया के हवाले से खबर है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को एक सीक्रेट संदेश भेजा गया है, जिसमें कहा गया है कि ईरान के साथ समझौते की कूटनीतिक कोशिश अपने अंतिम पड़ाव पर है और ईरान अब भी शर्तों को मानने के लिए तैयार नहीं है। दावा तो यहां तक है कि अमेरिका की तरफ से इजराइल को युद्ध के लिए तैयार रहने के लिए कहा गया है। यह अमेरिकी मैसेज इस बात का सबूत है कि बातचीत के दूसरे राउंड की विफलता के बाद ईरान पर बमबारी का दूसरा राउंड शुरू होने वाला है। अमेरिका ने कहा भी है कि ईरान ने समझौता न करके रेड लाइन को पार किया है, जिसके बाद से युद्ध वाली बारूदी करंट महसूस हो रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से महायुद्ध वाली मेगा तैयारी है। दोनों देशों के वॉर प्लान की एक एक जानकारी आपको देंगे, लेकिन पहले जिनेवा वार्ता की वो अपडेट जान लीजिए जिसके बाद युद्ध की स्क्रिप्ट लिखी जानी तय हो गई है। अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि ईरान को यूरेनियम संवर्धन तुरंत रोकना होगा। 3 साल के लिए रोक लगाई जाएगी। इस पर ईरान की तरफ से विचार करने की बात कही गई है, लेकिन इससे आगे बात बिगड़ गई। ईरान ने साफ किया कि वो परमाणु तकनीक से दूरी नहीं बनाएगा। ऊर्जा के लिए इस्तेमाल करना उसका हक है। ईरान के सामने मिसाइलों की रेंज 300 किलोमीटर से कम करने की शर्त रखी गई, जिस पर ईरान ने समझौते से इनकार कर दिया, जिससे अमेरिका को यह समझ में आ गया कि समझौते की गुंजाइश ना के बराबर है। अमेरिका ने एक बार फिर ईरान को धमकी दी। ये कहा कि ईरान को यह समझना चाहिए कि अमेरिका के पास शक्तिशाली सेना है, जिसका जवाब खामेनेई ने भी दिया। ये कहा कि दुनिया की सबसे शक्तिशाली सेना को भी थप्पड़ लग सकता है। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी तरह अमेरिका ईरान की इस्लामिक सत्ता को नहीं हटा सकता। इस जुबानी जंग के बीच जंग की तैयारी भी तेजी से चल रही है। यूएस एयरफोर्स की एक बड़ी मूवमेंट हुई है। 24 घंटे में 50 से ज्यादा फाइटर जेट्स को ईरान की तरफ भेजा गया है, जिनमें अमेरिका का सबसे आधुनिक और महंगा F-22 रैप्टर भी शामिल है। 12 F-22 जेट्स भेजे जाने की खबर है। 18 F-35 फाइटर जेट जॉर्डन बेस पर तैनात किए गए हैं। इन जेट्स को पकड़ना किसी भी रडार के लिए मुश्किल है। एयर स्ट्राइक में माहिर 36 F-16 और 18 F-18 जेट्स भी ईरान के पास हमले के लिए तैनात हैं। 2 एयरबॉर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम भी मौजूद हैं। अटैक फाइटर जेट्स की एयर रिफ्यूलिंग के लिए 4 KC-46 एयर टैंकर भी पश्चिमी एशिया में हैं। सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन में माहिर HC-130J कॉम्बैट किंग विमान भी तैनात कर दिए गए हैं। इसके अलावा ईरान की घेराबंदी कर रहे USS अब्राहम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड विमान वाहक पोतों पर करीब 250 लड़ाकू विमान मौजूद हैं। अमेरिकी तैनाती का असर ईरान में साफ दिख रहा है। ईरान को अंदाजा है कि उसके परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। ऐसा दावा किया जा रहा है कि ईरान ने अपने परमाणु ठिकानों को ढक दिया। इन अंडरग्राउंड ठिकानों को बंकर की तरह इस्तेमाल करने की तैयारी है। ईरानी सेना भी अब और ज्यादा हाई अलर्ट पर है। इस पर नई जानकारी यह है कि 5000 मिसाइलें लॉन्चर्स में तैनात की गई हैं। 1000 ईरानी ड्रोन हमले के लिए तैयार हैं। सभी अहम ठिकानों पर डिफेंस सिस्टम की तैनाती कर दी गई है। इस विध्वंसक तैयारी के बीच कैसे जुबानी फायरिंग हो रही है, ये भी देखिए। इस बीच ईरान ने एक और चाल चली है। ईरानी सेना हॉर्मुज स्ट्रेट में अभ्यास कर रही है। यहाँ एंटी शिप मिसाइलें तैनात हैं। ईरान के ड्रोन उड़ रहे हैं। कोशिश है कि अगर अमेरिकी हमला हो तो हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक कर दिया जाए और एक बड़ा समुद्री रूट बंद हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो तेल सप्लाई के लिए बड़ा वैश्विक संकट होगा। हॉर्मुज स्ट्रेट को ब्लॉक करना कैसे ईरान के लिए गेम चेंजर हो सकता है, इसे आसान भाषा में आइए समझते हैं। मैप में अगर देखें तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ईरान और खाड़ी देशों के बीच एक समुद्री गलियारा है, जो फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है, जो आगे अरब सागर में मिल जाता है। दोनों खाड़ी के बीच में ये संकरा सा रूट है जो बहुत चौड़ा नहीं है।
इसकी चौड़ाई सिर्फ 33 किलोमीटर है, जबकि लंबाई 167 किलोमीटर। लेकिन यह समुद्री रास्ता तेल और गैस सप्लाई के लिए बहुत अहम है। सऊदी अरब, ईरान, इराक, कुवैत, कतर से तेल की सप्लाई इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से की जाती है। दुनिया का 30% कच्चा तेल इसी रास्ते से निर्यात होता है। रोजाना 2.03 करोड़ बैरल तेल की सप्लाई इस रास्ते से होती है। सत्ता में आइए अब आपको 3 मिनट 7 सेकंड के एक ऐसे ट्रेलर के बारे में बताते हैं जिसे देखने के बाद देश के मौलाना बहुत भड़के हुए हैं, और इस ट्रेलर के रिलीज होने के बाद हिंदू मुस्लिम वाली आग लगी हुई है। एक फिल्म आ रही है जिसका नाम है द केरल स्टोरी 2। आपको याद होगा जब वर्ष 2023 में केरल स्टोरी आई थी तो कितना बवाल हुआ था। कुछ वैसा ही रुझान एक बार फिर आना शुरू हो गया है। ट्रेलर का एक एक फ्रेम देखकर मौलाना गुस्से में है और फिल्म को तुरंत रोके जाने की मांग कर रहे हैं। लेकिन ये सब सुनकर आपके मन में सवाल होगा, आखिर इस ट्रेलर में ऐसा क्या है जिससे मौलानाओं का पारा हाई है? वो फिल्म कैसी होगी जिसके ट्रेलर ने इतना बवाल मचा दिया है? तो ये जानने के लिए जरा इस ट्रेलर के कुछ कीवर्ड्स पर आप गौर करिएगा। 3 मिनट 7 सेकंड के इस ट्रेलर के कीवर्ड्स हैं लव जिहाद, धर्म परिवर्तन। इस ट्रेलर में लिव इन रिलेशनशिप और जबरन एक हिंदू लड़की को बीफ खिलाए जाने के सीन हैं। इसके अलावा ट्रेलर की शुरुआत एक गंभीर चेतावनी के साथ होती है, जिसमें कहा जाता है कि 25 साल में भारत को इस्लामिक स्टेट बनाया जाएगा जहां शरिया कानून होगा। यह फिल्म लव जिहाद, धर्म परिवर्तन और हिंदू लड़कियों को टारगेट किए जाने की कहानी है। इसीलिए मौलाना कह रहे हैं इस फिल्म के जरिए मुस्लिम समुदाय के खिलाफ नफरत से भरी स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। इस ट्रेलर में पहली कहानी राजस्थान की है, जहां 16 साल की एक लड़की का धर्म परिवर्तन किया जा रहा है और हिंदू परिवार पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराने पहुंचता है। फिर यह कहानी मध्य प्रदेश की ओर घूमती है, जहां एक लड़की को प्यार के जाल में फंसाकर धर्मांतरण कराए जाने का खेल है। जबकि तीसरी कहानी केरल की है, जहां एक मुस्लिम लड़का हिंदू गर्लफ्रेंड के साथ पहले लिव इन में रहता है, फिर जबरदस्ती उसका धर्म बदलवाता है। इसके ट्रेलर से साफ है फिल्म लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी साजिश को बड़े पर्दे पर लेकर आ रही है। लेकिन इससे मौलाना नाराज हैं। उनका कहना है कि फिल्म के जरिए एक बार फिर मुसलमानों को जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, जबकि हिंदू पक्ष का तर्क है फिल्म में लव जिहाद का सच दिखाया गया है। मौलानाओं की मांग है कि इस फिल्म पर तुरंत रोक लगाई जाए, जबकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि फिल्में समाज का आईना है, इसलिए ऐसी फिल्मों से सबक लेना जरूरी है। मौलाना कह रहे हैं कि पैसा कमाने के लिए बॉलीवुड के कुछ लोग कुछ भी दिखा रहे हैं, ये समाज को बांटने जैसा है। लेकिन हिंदू पक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि बेटियां लव जिहाद से सावधान रहें। हालांकि फिल्म की कहानी पूरी तरह सच्ची है या इसमें कुछ कल्पनाओं की भी उड़ान है, ये स्पष्ट नहीं किया गया है। लेकिन यह तय है कि 27 फरवरी को रिलीज होने से पहले फिल्म केरल स्टोरी 2 पर बड़ा बवाल अभी बाकी है। ये पूरी जो कहानी है ये पूरी फर्जी है कहानी। इसकी न कोई हकीकत है और न इसका कोई वजूद है। दरअसल फिल्म इंडस्ट्री के लोगों को एक लत लग गई है पैसा कमाने की, और वो मुस्लिम इश्यूज को फर्जी कहानियां बना करके पैसा कमाने की, पैसे की होड़ में फिल्म इंडस्ट्री के डायरेक्टर प्रोड्यूसर लगे हुए हैं। जिस प्रकार से इस्लामिक जिहादी लगातार जो है गजवाए हिंद बनाने के लिए और मिशन 2047 की पूरा करने के लिए लगे हुए हैं, उससे हिंदू समाज को चेतन और चौकन्ना रहना पड़ेगा। जिस प्रकार से लगातार धर्मांतरण, लव जिहाद और इसके माध्यम से जो जनसंख्या जिहाद चल रहा है वो बेहद गंभीर है। द केरला स्टोरी का विरोध करने वाले लोग, ऐसा लगता है जैसे चोर की दाढ़ी में तिनका, उनको पता लग रहा है कि आखिरकार ये जो सच्चाई बाहर आ जाएगी तो हमारा क्या होगा। लेकिन जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं बहुत दुर्भाग्य है। इसका विरोध नहीं, इसका समर्थन मिलना चाहिए। समस्त भारतवासियों से हमारा अपील है कि इसका समर्थन करिए, जिससे जब आए तो हर एक हिंदू जनमानस के लोग इसको देखें और इससे कुछ सीखने का अवसर मिलेगा और इनके झांसे से बचने में बहुत ही लाभकारी होगा। ये फिल्में सिर्फ इसलिए बनाई जा रही हैं कि हिंदू भाइयों को मुसलमानों के खिलाफ गुस्सा दिखाया जाए और वही देखकर पोलराइज किया जाए। अगर फिल्म बनाना था तो मुझे बताइए, इसमें दिखाया गया कि किसी को गोश्त खिलाया जा रहा है। अभी भिंड के अंदर मध्य प्रदेश में
एक दलित को मार के पेशाब पिलाया गया था और उसकी वीडियो आई थी। वो जुल्म कितना उसके साथ हो रहा है। अभी मुसलमान को पकड़ के मारा गया, दाढ़ी काटी गई और उसको सूअर का गोश्त खिलाया गया, पेड़ से बांध के मारा गया गाय बैल के नाम पर, इखलाक को मारा गया और पहलू खान को मारा गया। इसकी फिल्म क्यों नहीं बनाई जा रही है? सत्ता में अब बात करते हैं दिल्ली में आयोजित पहले इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट की। पिछले 2 दिनों से ये एआई समिट काफी चर्चा में है, लेकिन वजह कोई ऐतिहासिक एआई इनोवेशन नहीं है। एआई का कोई नया एल्गोरिदम भी नहीं है और नया ही एआई पर कोई विश्व स्तरीय रिसर्च पेपर है। चर्चा इसलिए है क्योंकि गलगोटिया नाम की एक यूनिवर्सिटी ने चीन की एक कंपनी के रोबोटिक डॉग को खरीदा और उसे अपना इनोवेशन बता दिया। इस यूनिवर्सिटी की एक महिला प्रोफेसर ने अलग अलग मीडिया चैनल्स को ये बताया कि ये रोबोट यूनिवर्सिटी के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ने डेवलप किया है और यूनिवर्सिटी 350 करोड़ का एआई इकोसिस्टम इन्वेस्टमेंट करने वाली पहली प्राइवेट यूनिवर्सिटी है। इंटरनेट और सोशल मीडिया के इस युग में सच और झूठ का पता सेकंड्स में चल जाता है। यूनिवर्सिटी की महिला प्रोफेसर के इस दावे का फैक्ट चेक शुरू हुआ तो पता चला कि ये रोबोटिक डॉग चाइनीज है, जिसकी कीमत $2,800 है, यानी 2.53 लाख भारतीय रुपए। मतलब यूनिवर्सिटी ने 2.5 लाख में एक रोबोट खरीदा और देश के पहले एआई इम्पैक्ट समिट में उसे ये कहते हुए प्रदर्शित किया कि वो देसी इनोवेशन है। इतना ही नहीं, सोशल मीडिया पर चीन की खबरों को प्रदर्शित करने वाले एक हैंडल चीनी पल्स ने इस रोबोट की तस्वीर के साथ ये लिखा कि दिल्ली में एआई इम्पैक्ट समिट में कैसे एक भारतीय विश्वविद्यालय ने पूरे आयोजन को तमाशा और विवाद में बदल दिया। जब दुनिया एआई के ओरिजिनल रिसर्च पर अरबों डॉलर खर्च कर रही है, ऐसे में अगर इंपोर्टेड टेक्नोलॉजी की पैकेजिंग बदलकर मेड इन इंडिया कहने लगे तो सवाल तो उठेंगे ही, और ऐसा हुआ भी। देखते ही देखते ये विवाद बढ़ गया और सोशल मीडिया ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी के लिए कुछ ही घंटों में एआई का मतलब बदल दिया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से ज्यादा आर्टिफिशियल इनोवेशन की चर्चा होने लगी। लोग ये सोचकर आए थे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में जानेंगे, लेकिन गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण आर्टिफिशियल इनोवेशन यानी फर्जी इनोवेशन, खरीदे हुए इनोवेशन, कॉपी पेस्ट वाले इनोवेशन के बारे में जानकारी मिलने लगी। इसके बाद जिस महिला प्रोफेसर ने दावा किया था कि ये रोबोटिक डॉग उनकी यूनिवर्सिटी में बना है, वो फिर से मीडिया के सामने आई और ये दावा किया कि उनकी बातों को गलत तरीके से समझा गया था। फिर वो सही से समझा भी नहीं पाई। उन्होंने कहा कि ये रोबोटिक डॉग उनकी यूनिवर्सिटी में बना नहीं है, बल्कि डेवलप हुआ है। अब इन दोनों में क्या अंतर है, ये वो ही बेहतर समझ सकती हैं या हो सकता है कुछ लोगों को समझा पाएं। एक बार सुनिए उनका दावा और सफाई क्या है। To meet Orion, and this has been developed by the Center of Excellence at the Galgotias University. I would also like to take a moment to brief you about Galgotias University. We are the first private university investing more than 350 crore rupees in artificial intelligence. ये बहुत बड़ा confusion हुआ. First of all, I would like to apologize कि अगर कुछ misinterpret हुआ है, क्योंकि जो हम कहना चाह रहे थे वो शायद बहुत स्पष्ट तरीके से सामने नहीं आया। So what we really wanted to express to the audience is that Galgotias University is incurring huge investments in artificial intelligence. That RoboDog was one such investment. We have given it our name Orion. वो यूनिवर्सिटी में क्या क्या करता है हमने ये सारी चीज़ें बताई, उसके बेसिक फीचर्स क्या है हमने वो बताया। वी नेवर क्लेम्ड कि ये हमने मैन्युफैक्चरिंग किया है इसका। वी कुड नॉट, बिकॉज वी आर नॉट अ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, वी आर एन एकेडमिक इंस्टीट्यूशन। ये कंफ्यूजन हो गया, ये मिस इंटरप्रिटेशन हो गया, विच हैज टेकन द इंटरनेट बाय स्टॉर्म फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। इनोवेशन के कॉपी पेस्ट कांड के कारण गलगोटिया यूनिवर्सिटी लगातार ट्रोल हो रही है। लोग यूनिवर्सिटी पर सवाल खड़े कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि यूनिवर्सिटी की इस हरकत से देश की भी बदनामी हुई है। लेकिन मामला इतने पर नहीं रुका। चीनी रोबोट के बाद उन्होंने दावा किया कि उन्होंने अपने कैंपस में स्क्रैच से सॉकर ड्रोन बनाया है। यूनिवर्सिटी की तरफ से बताया गया कि सॉकर ड्रोन के एंड टू एंड इंजीनियरिंग से लेकर एप्लीकेशन तक उनके कैंपस में बना है और ये भारत का पहला सॉकर अरीना है। असलियत में ये मार्केट में स्ट्राइकर V3 ARF के तौर पर सिर्फ 40,000 रुपए में उपलब्ध है और कोरियन कंपनी द्वारा बनाया गया है, यानी इनोवेशन के नाम पर एक और झूठ। एक ड्रोन बॉल भी है जो एक तरह से कह सकते हैं कौतूहल का विषय बना हुआ है। ये ड्रोन बॉल है कहाँ का, क्या है ये?
वेल ये हमारी यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड करा है हमारी फ्लाइंग प्रैक्टिस के लिए, ताकि हम लोग कॉम्प्लेक्स ड्रोन्स पे जब उस पे जाने से पहले हम लोग बेसिक लेवल ऑफ फ्लाइंग सीख सके। उसके बाद में जब जो हमारे बनाए हुए मॉडल है, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है, इसमें बॉडी 3D प्रिंटेड है एंड इसको हम लोगों ने बेटा फ्लाइट पे कैलिब्रेट करा है, तो ये सारे ड्रोन्स जो होते हैं एक्रो मोड पे उड़ते हैं। तो मतलब ये आपका बनाया हुआ है और ये जो है वो हमारी imported फ्लाइंग है। की प्रैक्टिस के लिए। यूनिवर्सिटी की तरफ से प्रोवाइड किया गया। बेसिकली ये टेक्निक कहाँ की है, कुछ ऐसा जानकारी So आप this is a international sport called drone soccer. We are the first university to incorporate that sport in our university. ठीक है. So basically ये इंटरनेशनली खेला जाता है ये स्पोर्ट, बट वी हैव इनकॉर्पोरेटेड, सो हम लोग उस पर सीख भी सकें। Yes. तो ये जो पूरा ड्रोन बॉल है, इसके बारे में इनका दावा है कि ये इंटरनेशनली कहीं से लाया गया है, इन्होंने कहीं नहीं बनाया गया है। लेकिन निश्चित रूप से जो एक नया कन्फ्यूज़न ड्रोन बॉल को लेके आया, ये कोरियन शॉकर है, जिसका इन्होंने एक तरह से कह सकते हैं कि लिया है। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रशासन के लोगों का अब ये कहना है कि इसको कहीं से लाया गया है, हम लोगों ने सिर्फ इस पर प्रैक्टिस की है। इतना ही नहीं, गलगोटियाज यूनिवर्सिटी ने इस AI समिट में AI इनोवेशन के नाम पर थर्मोकोल का एक रबड़ से बना ड्रोन भी प्रदर्शित किया, जिसका खूब मजाक उड़ाया जा रहा है और लोग सरकार से इन यूनिवर्सिटी की मान्यता भी रद्द करने की मांग कर रहे हैं। इतना कुछ होने के बाद अब जब विवाद बढ़ा और देश की बेइज्जती होने लगी, तो सरकार ने एक्शन लिया और गलगोटिया यूनिवर्सिटी को आदेश दिया कि वो AI समिट से चले जाएं। गलगोटिया यूनिवर्सिटी की लाइट्स काट दी गई और उनका स्टॉल बंद करा दिया गया। हालांकि इस दौरान गलगोटिया यूनिवर्सिटी डैमेज कंट्रोल की कोशिश करती दिखी। अलग अलग प्रोफेसर और रजिस्ट्रार के बयान आते रहे, लेकिन डैमेज हो चुका था और गलगोटियाज यूनिवर्सिटी का शटर गिरा दिया गया। आखिरकार गलगोटिया के पवेलियन को शट कर दिया गया है। शटडाउन करने के पहले उसकी बिजली काटी गई और अब यहाँ पे बैरिकेडिंग कर दी गई है। बैरिकेडिंग के माध्यम से अब यहाँ पे एक तरीके से जो कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये पूरा इलाका शट कर दिया गया है। इसमें कहीं नहीं लिखा कि हमने मैन्युफैक्चर किया है या बनाया। वी हैव नॉट रिटन। हमने केवल और केवल ये क्लेम किया कि एज अ पार्ट ऑफ द AI इन्वेस्टमेंट दैट आवर यूनिवर्सिटी इज डूइंग, हम ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड ला रहे हैं अपने बच्चों के लिए, ताकि बच्चे उस पर रिसर्च कर सकें। तो वो हमने एक भारतीय कंपनी के थ्रू खरीदा है। हो सकता है चाइनीज़ हो सकता है उन्होंने चाइना से एक्सपोर्ट किया हो। हमने भारतीय कंपनी से खरीदा है और इसको खरीदने का पर्पस साफ है, हम अपना एक्सप्लेनेशन दे भी चुके हैं। सिर्फ दो शब्दों का फेर है, डेवलप और डेवलपमेंट। हमने इसको डेवलपमेंट के लिए खरीदा है ताकि हमारे छात्र उसको सीख सकें। ये मामला इतना ज्यादा चर्चा में आ गया कि इस पर राजनीतिक छींटे भी पड़े और कांग्रेस ने सरकार पर हमला किया। लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की प्रतिभा और डेटा का लाभ उठाने की बजाय AI शिखर सम्मेलन एक अव्यवस्थित PR तमाशा बन गया है। भारतीय डेटा बिक्री के लिए पेश किया जा रहा है और चीनी उत्पादों का प्रदर्शन किया जा रहा है। इस पोस्ट के साथ राहुल गांधी ने कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक पेज को भी शेयर किया। इसमें कांग्रेस पार्टी ने लिखा है कि मोदी सरकार ने इस AI समिट को भारत के लिए पूरे विश्व में हंसी का पात्र बना दिया है। यह भी लिखा है कि विदेशी मीडिया ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की इस हरकत के लिए भारत का मजाक बनाया है। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि जहां कहीं भी गलत होगा हम एक्शन लेंगे और इस मामले में भी हमने एक्शन लिया। जहां पर किसी ने अगर कोई गलत किया है तो तुरंत उस पर एक्शन भी लिया गया है और जो बाकी दूसरे अच्छे सॉल्यूशंस हैं उनको भी देखना चाहिए। गलगोटिया यूनिवर्सिटी ने जिस तरह से चीनी रोबोट को दिखाया है, पूरी दुनिया में हमारे ऊपर सवाल उठ रहे हैं कि क्या भारत के अंदर ये स्थिति है। और हैरानी की बात यह है कि उस झूठे ट्वीट को देश के IT मिनिस्टर ट्वीट करते हैं, यानी कि भारत के मंत्री को ये मालूम भी नहीं है कि भारत में रोबोटिक्स के अंदर क्या हो रहा है, क्या उपलब्धियां हैं। एक झूठा दावा कि कितने 350 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं, उसको IT मिनिस्टर प्रोपोगेट कर रहे हैं। इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती। केवल और केवल जुबानी जमा खर्च हो रहा है और प्रधानमंत्री केवल और केवल इवेंट मैनेजमेंट के सहारे भारत को AI का शेर बनाना चाह रहे हैं। We all have to accept that there was some slip-ups on the first day. There was some chaos and confusion and inconvenience. The minister himself has apologized for it. And I certainly think the organizers could have done a better job. There is no doubt about that. Typical Rahul Gandhi. Rahul Gandhi sees pleasure and takes joy in putting India down because of his hatred for the BJP and the NDA and Prime Minister Narendra Modi's achievement. वैसे इस मामले में पहले टेक समिट में मौजूद प्रोफेसर ने सफाई दी, फिर यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार ने सफाई दी और अब यूनिवर्सिटी ने एक बयान जारी किया है।
इसमें उन्होंने लिखा कि हाल ही में आयोजित एआई समिट में पैदा हुई भ्रम की स्थिति के लिए गहरा खेद व्यक्त करते हैं। हमारे प्रतिनिधियों में से एक जो पवेलियन पर तैनात थी, पूर्ण रूप से जानकारी से अवगत नहीं थी। उन्हें उत्पाद की तकनीकी उत्पत्ति के बारे में स्पष्ट जानकारी नहीं थी और कैमरे के सामने आने के उत्साह में उन्होंने तथ्यात्मक रूप से गलत जानकारी दे दी, जबकि उन्हें प्रेस से बात करने के लिए अधिकृत नहीं किया गया था। हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि इसे संस्थागत स्तर पर किसी प्रकार की गलत प्रस्तुति के इरादे के रूप में ना देखा जाए। आयोजकों की भावनाओं को समझते हुए हमने परिसर खाली कर दिया है, यानी अब यूनिवर्सिटी बैकफुट पर है और वो इस गलती की जिम्मेदारी अपनी एक प्रोफेसर पर फोड़ रही है। वैसे चर्चा सिर्फ गलगोटा यूनिवर्सिटी के स्टॉल पर प्रदर्शित रोबो डॉग की ही नहीं हो रही है, बल्कि विप्रो के स्टॉल पर भी इसी तरह का एक रोबो डॉग प्रदर्शित किया गया। भारत एआई के मामले में दुनिया में चौथे नंबर पर है। हम लैंग्वेज में खुद के एआई मॉडल पर काम कर रहे हैं। भारत में एआई के सबसे ज्यादा डाइवर्सिफाइड होने की संभावना है। ऐसे में गलगोटा यूनिवर्सिटी के कारण पूरी दुनिया में मजाक बन रहा है। सवाल यह है कि जब हम इतने बड़े टेक समिट का आयोजन करते हैं तो क्या ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि प्रदर्शित होने वाले टेक इनोवेशन की जांच पहले ही की जाए? क्या इवेंट का आयोजन ही उपलब्धि है? ऐसे आयोजनों में टेक्नोलॉजी की प्रामाणिकता का ध्यान कौन रखेगा? क्या किसी विदेशी सामान को प्रदर्शित करके उसे मेड इन इंडिया इनोवेशन बताना देश का मजाक बनवाना नहीं है? क्या चीन के सामान को प्रदर्शित करके स्टार्टअप्स और रिसर्च करने वालों का मजाक नहीं उड़ाया जा रहा है? किसी इनोवेशन की तकनीकी जांच, पेटेंट जांच सुनिश्चित होगी या नहीं, या फिर हम गलगोटिया यूनिवर्सिटी जैसे संस्थानों की गलतियों से अपनी संभावनाओं का मजाक उड़वाते रहेंगे? ऐसे में आयोजन में अगर कोई टेक्निकल हार्डवेयर प्रदर्शित किया जाता है तो उसका एसओपी होना चाहिए, और अगर एसओपी है तो कड़ाई से जांच होनी चाहिए। इतना ही नहीं, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की भी जांच होनी चाहिए, जिससे इस तरह की समस्या पैदा ना हो। जब इतने बड़े टेक समिट का आयोजन हो रहा है तो प्रदर्शित सामान की जांच जरूरी है, और अगर भारत में ये मानक नहीं है तो या ढीला है तो इस कसौटी को कसने की जरूरत है। ऐसे दौर में जब डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत का प्रचार हो रहा है तो फिर पारदर्शिता और जवाबदेही भी उसी स्तर की होनी चाहिए। सत्ता में अब बात करते हैं यूपी में शंकराचार्य वाले कलेश की, जिसमें हर बार नए बयान से एक नया ही ट्विस्ट आ जाता है। क्या विवाद शुरू हो जाता है? इस बार यूपी के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने कुछ ऐसा कहा है जिसके बाद यूपी सरकार सवालों के घेरे में है, जिसके बाद विपक्ष को योगी सरकार पर व्यंग्यबाण चलाने का मौका मिल गया है। पहले दो बयानों से समझिए कि कैसे यूपी में शंकराचार्य वाले कलेश का महापाप वाला विस्तार हो गया है। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने प्रयागराज में माघ मेले के दौरान स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और उनके शिष्यों के साथ हुए व्यवहार की निंदा की है। उन्होंने कहा है कि चोटी खींचना, शिखा खींचना महापाप है। जो भी दोषी है उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। डिप्टी सीएम पाठक के बयान पर यूपी में राजनीतिक तापमान अचानक बढ़ गया है। समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने ब्रजेश पाठक के बयान पर कटाक्ष किया है। उन्होंने कहा है कि वो उसी पार्टी का हिस्सा हैं, मंत्रिमंडल में भी हैं। अगर उन्हें इतना ही बुरा लगा है तो इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उन्हें भी लगेगा क्योंकि वो उसी मंत्रिमंडल के सदस्य हैं और अपमान तो वहीं से हुआ है। कुल मिलाकर देखें तो शंकराचार्य कलेश यूपी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द बन चुका है, क्योंकि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद लगातार सरकार को चुनौती पे चुनौती दे रहे हैं। योगी सरकार के मंत्री अलग अलग सुर में हैं। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री खुद सदन में खड़े होकर कानून सबके लिए समान है वाला बयान दे चुके हैं। ऐसे हालात में, ऐसे विरोधाभास और बयानों के बीच विपक्ष न सिर्फ तीखे सवाल पूछ रहा है बल्कि कार्रवाई की मांग भी कर रहा है। इस पूरी कहानी में बार बार बटुक ब्राह्मण का जिक्र हो रहा है, क्योंकि बटुक ब्राह्मण के साथ ही बदसलूकी के आरोप लगे हैं। ब्रजेश पाठक के बयान के बाद आज बटुक ब्राह्मणों का समूह यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्रियों का अभिनंदन करने गया। आज सुबह बटुक ब्राह्मण ब्रजेश पाठक के बयान के लिए उनको धन्यवाद करने उनके आवास पर पहुंचे। इसके बाद डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से मिलने भी पहुंचे। TV9 भारतवर्ष ने इन बटुक ब्राह्मण और उनके गुरुकुल संचालक से एक्सक्लूसिव बातचीत की, जिसमें उन्होंने चोटी खींचने की घटना को बहुत गलत बताते हुए कार्रवाई की मांग की है। माघ मेले के दौरान जो बटकों की चोटी को खींचा गया है उसको कोई भी सही नहीं ठहरा सकता। इसी संबंध में एक प्रश्न के जवाब में हमने कहा था
और ये चोटी खींचना, शिखा खींचना ये पाप नहीं, महापाप है। और जो भी दोषी उसको कड़ी सजा मिले। वो उसी पार्टी के हिस्सा हैं और मंत्रिमंडल में भी हैं, तो अगर उनको इतना ही बुरा लगा है तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। पाप तो उनको भी लगेगा, पाप उनको इसलिए लगेगा कि उसी मंत्रिमंडल के वो भी सदस्य हैं। अपमान तो वहीं से हुआ है, तो तुरंत उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। अब तक तो जो देश में देखा है तो ब्राह्मण ही श्राप दिया है, आहिर तो कहीं नहीं दिया है। दिया है तो वो जिक्र करें तो 1990 में क्या कर रही थी समाजवादी पार्टी, उसी शंकराचार्य को घसीट मार के खराब कर दिए, वो भूल गए। देखिए ब्रजेश पाठक जी कोई विपक्ष के तो है नहीं, और विपक्ष में नहीं बैठे हैं, शासन सत्ता में बैठे लोग हैं, डिप्टी सीएम हैं। कार्रवाई की बात कर रहे हैं तो कार्रवाई कौन करेगा? सरकार करेगी। निश्चित तौर से सरकार को अगर आप बैठे हैं तो कार्रवाई करिए, और नहीं करवा पा रहे हैं तो इस्तीफा दीजिए। गलत तो है ही भाई, अधिकारी सरकार को बदनाम करते हैं। सनातन की सरकार है, माननीय योगी जी स्वयं मुख्यमंत्री हैं, तो प्रशासन को चोटी नहीं खींचना चाहिए। अगर चोटी खींचा है तो गलत है, कोई भी स्वीकार नहीं करेगा। हमारा जो ब्रजेश पाठक जी के यहाँ पहुँचने का उद्देश्य था वो ये था कि एक हमारे जो ब्राह्मणों के साथ अपमान हुआ, उसके लिए केवल एक ही भाजपा गवर्नमेंट में ब्राह्मण नेता ऐसे दिखे जिन्होंने ये कहा, अपने मंच से, अपने माध्यम से ये कहा कि ये बहुत गलत हुआ और ये जिन लोगों ने किया, जिन पुलिस वालों ने किया है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। जाहिर है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के नेता इस मामले को सत्ता के अहंकार से जोड़ रहे हैं। हमलावर विपक्ष के तेवर से इतना तो स्पष्ट है कि यूपी विधानसभा चुनाव शंकराचार्य वाला ये कलेश और भी बड़ा होता जाएगा। ये पूरी कहानी प्रयागराज माघ मेले के समय की है। उन तस्वीरों के साथ सिर्फ 20 सेकंड में इससे जुड़ी मुख्य घटनाओं का जिक्र आइए करते हैं। जब से ये विवाद शुरू हुआ, इस पर सियासत हुई और अब यूपी सरकार के अंदर अलग अलग बयानों के विस्फोट हो रहे हैं। जनवरी में मौनी अमावस्या के दौरान स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद संगम में स्नान के लिए पालकी में जा रहे थे। ऐसा आरोप है कि प्रशासन और पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोका था, पालकी से उतरने के लिए कहा और पैदल चलने का निर्देश दिया। इसी दौरान विवाद हुआ था। ये आरोप लगाया गया कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के बटुक, जिनमें बच्चे और युवा शामिल थे, उनके साथ बदसलूकी हुई। शिष्यों की शिखा खींची गई, जिसके बाद स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने धरना दिया। योगी सरकार पर सनातन के विरोध का आरोप लगाया। अब इस पर सियासत हो रही है। सीधे यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर सवाल उठ रहे हैं, आगे भी उठते रहेंगे। यूपी से आज एक और लेकिन बड़ी खबर आई है जो विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई है। बहुजन समाज पार्टी ने आगामी यूपी विधानसभा चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। बीएसपी प्रमुख मायावती ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी और ये कहा कि बीएसपी के गठबंधन में रहकर चुनाव लड़ने की खबर पूरी तरह से गलत है। पार्टी पहले ही अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा कर चुकी है। सवाल यही है कि बीएसपी के अकेले चुनाव लड़ने से किसके समीकरण बनेंगे और किसके बिगड़ेंगे। ये चर्चा है कि उत्तर प्रदेश में पार्टी विधानसभा का होने वाला अगला चुनाव गठबंधन में लड़ेगी, इसकी ये आम चर्चा है, जो विशुद्ध रूप से लोगों को गुमराह करने की नीयत वाला ये फेक न्यूज़ है। अर्थात ये बिल्कुल गलत, झूठ, हवाई में मनगढ़ंत खबर है। जबकि इसके बारे में, अर्थात अकेले अपने बलबूते पर चुनाव लड़ने के बारे में बीएसपी की राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा, मेरे द्वारा खुद एक बार नहीं बल्कि कई बार सार्वजनिक तौर पर तथा खास तौर से दिनांक 9 अक्टूबर सन 2025 को लखनऊ में आयोजित विशाल महारैली में भी इसकी खुली घोषणा की गई है। पार्टी के सभी लोगों से यही अनुरोध है कि वे ऐसी अनर्गल व मनगढ़ंत बातों पर कतई भी ध्यान ना दें। सत्ता में अब बात करते हैं पाकिस्तान की हॉकी वाली बेइज्जती की। क्रिकेट की पिच पर तो लगातार पाकिस्तान की बेइज्जती वाले टूर्नामेंट चलते रहते हैं। इस बार पाकिस्तान के हॉकी के खिलाड़ियों ने वहां की सत्ता की जगहसाई करवा दी है। पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान ने प्रबंधन पर ऐसे गंभीर और संगीन आरोप लगाए हैं जिसकी चर्चा हर तरफ हो रही है।
सवाल पाकिस्तान की सत्ता पर उठ रहे हैं, सवाल पाकिस्तान के हॉकी मैनेजमेंट पर उठ रहे हैं। यह कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के लिए हर क्षेत्र में, हर पिच पर बेइज्जती अब आदत बन चुकी है। आपको क्रमशः पूरी कहानी आइए बताते हैं। वैसे 4 विश्व कप और 3 ओलंपिक गोल्ड जीत चुकी पाकिस्तान की हॉकी टीम का हालिया प्रदर्शन भी काफी निराशाजनक रहा है। ऑस्ट्रेलिया लेग में टीम ने सभी मैच हारे हैं, जिसमें ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी के खिलाफ हार शामिल है। लेकिन आज हम जिस बेइज्जती का जिक्र कर रहे हैं वो हॉकी टीम के कमजोर प्रदर्शन वाली नहीं है, बल्कि ये पाकिस्तान के घटिया मैनेजमेंट वाली फजीहत है, जिसकी पोल पाकिस्तानी हॉकी टीम के कप्तान और खिलाड़ी खुद खोल रहे हैं। पूरी दुनिया को पाकिस्तान का असली चेहरा और चरित्र दिखा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे से लौटने के बाद पाकिस्तान की हॉकी टीम के कप्तान शकील अहमद बट ने पाकिस्तान की सत्ता और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। इन आरोपों के हर शब्द में पाकिस्तान को शर्मिंदा करने वाले क्षण हैं। ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान मैच खेलने कैनबरा पहुंचे पाकिस्तानी खिलाड़ियों को होटल ही नहीं मिला। 4 स्टार होटल में खिलाड़ियों के रुकने के लिए बुकिंग नहीं थी, जिसकी वजह से करीब 6 घंटे तक पाकिस्तानी खिलाड़ी होटल के सामने कैनबरा की सड़कों पर समय बिताने को मजबूर हुए। माफ कीजिएगा, हूटर बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज रील्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाजत।